देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे शासन के बारे में है, जैसे गवर्नेंस के बारे में है। वैसे शॉर्ट्स नोट्स हैं। ये सारा मटेरियल हमने पहले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, वो हमने एआई को दिए हैं। फिर एआई को इस नोट्स के बेस पर ये नोट्स तैयार करवाए हैं हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में थे हमारे पास नोट्स। तो उसको हिंदी में हमने अपने हिसाब से तैयार करवाया। तो ये नोट्स आपके साथ में शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन परिभाषा काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें दी गई है। जैसे हम पहली परिभाषा देखें यहाँ पर। पहली परिभाषा क्या दी हुई है? शासन की अवधारणा में पहली परिभाषा है कि शासन क्या कहता है। शासन हम किसे कहते हैं? तो सरकार जो कुछ करती है और जिस प्रकार करती है वही शासन कहलाता है। तो विश्व बैंक ने एक परिभाषा दी है। विश्व बैंक ने क्या परिभाषा दी है? शासन सरकार की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है। तो ये सरकार की क्षमता बताई है। विश्व बैंक ने क्या बताया? सरकार की क्षमता बताया शासन को, कि शासन जो है सरकार की क्षमता है जिसके माध्यम से जो सरकार है वो देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या याद बनाई है इसने? शॉर्ट ट्रिक बनाई है पार भाग जवाब नीति। ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि सरकार के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। पार भाग जवाब नीति मतलब, पार मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार में, भाग मतलब भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जवाब मतलब जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और नीति मतलब नीति निर्माण और कार्यान्वयन, जो भी नीति या पॉलिसी है वो बननी चाहिए और उनका फिर कार्यान्वयन होना चाहिए, उनको लागू होना चाहिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है शासन की अवधारणा में, पार भाग जवाब नीति। तो इससे आपको चारों पॉइंट यहाँ पे याद रह जाएंगे: पारदर्शिता, जवाब भागीदारी, जवाबदेही और नीति निर्माण और कार्यान्वयन। अभी हम आ जाते हैं नीचे। देखिए, अब गुड गवर्नेंस क्या आता है, गुड गवर्नेंस की विशेषताएं क्या है? तो गुड गवर्नेंस की यहाँ पर विशेषताएं हैं। पहला तो जवाबदेही, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण यहाँ पर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस कहेंगे, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। गुड गवर्नेंस में आपका सूचना का अधिकार भी होना चाहिए, मानवाधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए, नैतिक प्रशासन उसके अंदर होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है गुड गवर्नेंस का? जैसे शासन का तो हो गया पार भाग जवाब नीति, इसका है शॉर्ट ट्रिक गोपाज बासुइना। ये गोपाज है, ये बासुइना है। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गोपाज नाम का कोई व्यक्ति है, गोपाल जो रहता है, गोपाल, तो गोपाल को गोपाल से याद रख सकते हैं, गोपाज। और भाई को भाई बाईसु बासुई बोल दे, बासुइना। तो गोपाल वासुइना, गोपाल बासुइना, उससे याद रख सकते हैं गोपाज बासुइना। चार पांच बार बोलेंगे आप याद हो जाएगा, गोपाज बासुइना, गोपाज बासुइना। मतलब क्या क्या होनी चाहिए गुड गवर्नेंस में? गु मतलब गुणवत्ता होनी चाहिए, पा मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, जे मतलब जवाबदेही होनी चाहिए। गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी होनी चाहिए। फिर सु मतलब सुशासन होना चाहिए, ई मतलब ई गवर्नेंस, और एन मतलब ना मतलब नैतिकता, नैतिकता भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये अच्छे शासन की पहचान है, गोपाज वैसोइना। दो ट्रिक याद होगी। अभी आ जाते हैं हम तीसरे नंबर की ट्रिक पे। ई शासन क्या होता है? ई शासन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस में हम क्या करते हैं, शासन व्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रशासन को हम क्या करते हैं, अधिक पारदर्शी बनाते हैं, सरल बनाते हैं, और प्रशासन को हम उत्तरदायी बनाते हैं। तो इसमें हमारे क्या आ जाएंगे? जैसे गवर्नेंस टू सिटीजन है, G2C। फिर G2G, गवर्नेंस टू गवर्नमेंट, ये भी शासन चलता है, सूचना प्रौद्योगिकी का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर गवर्नेंस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये चार तरीके के हैं हमारे पास: गवर्नेंट टू सिटीजन, गवर्नेंट टू गवर्नेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। क्योंकि बिजनेस होते हैं, उद्योगपति होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के। फिर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट भी काम चलता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट टू सिटीजन भी काम चलता है। तो इंटर ऑन ई सर्विस, इंटर ऑन ई सर्विस मतलब जो आपकी सेवाएं होंगी, ई गवर्नेंस की सेवाएं, इंटर ऑन ई सर्विस मतलब ई सर्विस में हम इंटर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट आधारित सर्विस होनी चाहिए, ऑनलाइन सेवाएं होनी चाहिए। और ई सर्विस मतलब ई सेवाएं, जैसे उमंग ऐप है, डिजिटल ऐप है, डिजी लॉकर है, ये सारी सेवाएं हैं। तो उससे हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अभी आ जाते हैं जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का मतलब क्या है?
शासन के अधिकारों और शक्तियों को नीचे के स्तर जैसे पंचायत या नगर पालिका तक देना, ये हमारा कहलाता है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। मतलब डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस कर देंगे हम, शासन के अधिकारों और शक्तियों को नीचे के स्तर तक पहुंचा देंगे, पंचायत स्तर तक पहुंचा देते हैं, नगर पालिकाओं तक पहुंचा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। अब डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में क्या होता है, इसके लाभ हैं। लाभ क्या क्या है, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी इससे, ठीक है, और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, शीघ्र निर्णय हम ले सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या याद रह जाएगी, जैसे तो ग्रामपम इस्तवा, इस्तवा, तो ग्रापम इस्तवा, तो ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन और भागीदारी। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी भाई, इनकी भागीदारी होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भागीदारी हमारी होनी चाहिए। ग्रापम इस्तवा, वैसे भी यार रह जाएगा ये तो, ग्राम पंचायत, पंचायत स्थानीय सरकार है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी आ जाते हैं नीचे की साइड तरफ। देखिए, अब नैतिक शासन होता है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है। जैसे कोई भी शासन चल रहा है, गवर्नमेंट का शासन चलता है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें नैतिक मूल्य होने चाहिए, जैसे ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता का समावेश उसके अंदर होना चाहिए, उसको हम एथिकल गवर्नेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें उपाय क्या है, एथिकल गवर्नेंस का उपाय क्या है। आचरण संहिता है, लोक सेवकों के लिए नैतिक प्रशिक्षण होना चाहिए, लोक सेवकों को नैतिक प्रशिक्षण देना चाहिए। नैतिक ऑडिट होना चाहिए कि सही तरीके से, नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं, नैतिक ऑडिट होना चाहिए यहाँ पर। आचरण संहिता होनी चाहिए कि क्या, किस तरीके से आचरण करना है, किस तरीके से आचरण नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे ना प्रेनियजा, तो ना आप्रेनिजा, तो या फिर आप रख सकते हैं ना नाप्र निजा, नाप्र निजा मतलब नैतिकता होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए, लोगों का आचरण के बारे में पता होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए और जवाबदेहिता यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कॉरपोरेट शासन। कॉरपोरेट शासन में क्या है, निजी कंपनियों में आपकी पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। हितधारकों के अधिकारों की रक्षा हेतु यहाँ पर कुछ प्रणाली अपनानी चाहिए कि जो भी हितधारक हैं उनकी रक्षा हो सके, उनके जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। जैसे इसके लिए संस्थाएं कौन कौन सी है, कॉर्पोरेट शासन में हमारी संस्था आ जाती है, सेबी आ जाती है, SFIO, CCIO ये आ जाती है। तो सेका सनीज, ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हो गई, सेका सनीज। सेका सनीज इतना तो याद रहेंगे शॉर्ट। जैसे सेबी हो गया, कॉर्पोरेट नैतिकता होगी, सेबी है, कॉर्पोरेट नैतिकता है, संगठनात्मक पारदर्शिता है, निर्देशकों की जवाबदेहिता, जो भी निर्देशक है उनकी जवाबदेहिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता की जांच भी यहाँ पर होनी चाहिए। अब पारदर्शिता और जवाबदेही की जब बात होती है तो हम देखते हैं शासन में खुलेपन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ठीक है। जवाबदेहिता होनी चाहिए, निर्णय और कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जैसे कि लिए लोकपाल और सोशल ऑडिट हैं, ये जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं। तो सुलो जनिन्या, ठीक है, सुलो जनन्या मतलब सूचना का अधिकार होना चाहिए, लोकपाल, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता और न्यायिक समीक्षा, ये यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं, जैसे कि पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आ, आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सच में ये क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए। 2023 में राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को सशक्त क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्या रीजन है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरा, 2022 में पूछा गया था विकेंद्रीकरण ने ग्रामीण शासन को किस तरीके से प्रभावित किया है। 2021 में पूछा गया था संसद किस हद तक कार्य प्रणाली का उत्तरदायी बनाती है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहाँ तक आप लिखे। ठीक है, फिर 2020 है, 2020 में ई गवर्नेंस की सफलता के लिए आईसीटी को अपनाने की चुनौतियां क्या है, कि हम आईसीटी को अपना रहे हैं, इसके लिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं।
2019 में क्वेश्चन पूछा गया था सत्यम घोटाले के संदर्भ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सुधार की चर्चा करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस तरीके से सुधार होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे आंसर जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका परिचय होना चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में लिखना है छोटा मोटा। उसका मुख्य भाग क्या है, कारण क्या है, विशेषता क्या है, कुछ उदाहरण आपको लिखना है मुख्य भाग में। फिर समाधान में व्यवहारिक आपको उपाय लिखना है कि क्या क्या उपाय करना चाहिए। और निष्कर्ष में आपका सारगर्भित समापन होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राज्य सरकारें जो स्थानीय निकायों को सशक्त क्यों नहीं कर पा रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका आंसर राइटिंग हम देखते हैं कि क्यों सशक्त नहीं कर पा रही है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें राज्य सरकारें क्यों सशक्त नहीं कर पा रही स्थानीय निकायों को, तो पहली बात तो हमें ये बताना चाहिए कि स्थानीय निकाय है क्या। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुए थे। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो पारित हुआ था, तो उसमें बताया, उसका उद्देश्य बताया गया था कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके बावजूद नगरीय स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से वित्तीय और कार्यात्मक सशक्तता नहीं मिल पाई है। तो ये क्यों नहीं मिल पाई है, इसके मुख्य भाग में हम देखेंगे सशक्त न करने के कारण क्या है। तो न करने के कारण हमें पता चल जाएगा। ये तो हो गया विस्तावना, मतलब उसका इंट्रोडक्शन की है क्या चीज ये। ठीक है। उसके बाद में ये हमारा कारण आ जाएंगे सशक्त न बनने के कारण। जैसे पहली बात तो कारण क्या हो गया आपका, राजनीतिक इच्छा शक्ति। राज्य सरकारें सत्ता का केंद्रीकरण बनाए रखना चाहती हैं, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो इसलिए वो सॉल्यूशन नहीं करना चाहती। दूसरा, वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव है, नगर निकायों को पर्याप्त टैक्स और संसाधन नहीं दिए गए हैं। तीसरा, कर्मचारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण है, राज्य सरकारें प्रमुख पदों पर अपने अधिकारी नियुक्त करती है। तो अपने ही अधिकारी नियुक्त करती है राज्य सरकारें प्रमुख पदों पर, तो नियुक्तियों पर नियंत्रण है। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज करना, कई राज्यों ने आयोग की रिपोर्टों को लागू ही नहीं किया है। कानूनी अस्पष्टता है, कुछ राज्यों में नगर निकायों के अधिकार स्पष्ट नहीं है। जन भागीदारी का अभाव है, आम जनता की भागीदारी योजनाओं में शामिल आ, सीमित रहती है, योजनाओं में प्रॉपर तरीके से आम जनता है वो भाग नहीं ले पाती है। ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रमुख परिणाम, प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा है, परिणाम क्या पड़ा है इसकी वजह से। देखिए, शहरों की गुणवत्ता सेवाओं में गिरावट आई है, जैसे सफाई और जलापूर्ति में। स्मार्ट सिटीज अमृत योजनाओं का सीमित प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटीज ये सही तरीके से चल नहीं पा रही हैं। शहरी गरीबों की अनदेखी हो रही है। ठीक है। अब समाधान क्या है, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। वित्तीय अधिकार देना चाहिए, संपत्ति कर, पार्किंग शुल्क, जो वाणिज्यिक टैक्स है ये हमें देने चाहिए। राजनीतिक सशक्तता देनी चाहिए, महापौर पार्षदों के चुनाव सीधे जनता से हो, उन्हें अधिकार दिए जाएं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही है वो बढ़े। ठीक है। तो देखिए, हमने कारण भी देख लिए, इसमें परिणाम भी देख लिए, फिर उपाय भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए, जन भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, सोशल ऑडिट और लोक सुनवाई की प्रणाली यहाँ पर होनी चाहिए, नियमित प्रशिक्षण और मानव संसाधन का विकास होना चाहिए नगर सेवकों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु। तो निष्कर्ष पर हम क्या निकले, यदि भारत की स्मार्ट सिटी या शहरी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है, तो नगर निकायों को केवल नाम मात्र का नहीं बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण देना होगा, या देना अनिवार्य है। तो राज्य सरकारों को शक्ति बांटने की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करनी होगी, तभी जो वास्तविक विकेंद्रीकरण है वो संभव हो सकता है। तो ये निष्कर्ष भी हमने निकाले। तो छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा आंसर है, लेकिन उसके अंदर सारे पॉइंट कवर हो रखे हैं। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, कारण के लिए है ये याद रखने की ट्रिक क्या है, रावी कफा कफा, कफा कबा। तो रावी कफा कबा मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति, फिर है वित्तीय कमजोरी, कानूनी अस्पष्टता, फिर फा मतलब फंड की कमी, फिर क्या मतलब कर्मचारी नियुक्ति में हस्तक्षेप है, और फा मतलब भागीदारी की कमी। तो रावी कफा कबा, इससे आपके कितने कारण हो जाएंगे, 6 कारण हो जाएंगे, जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि क्या कारण है।
तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नोट्स तैयार करेंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे नोट्स बने हैं। धन्यवाद।